हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रोक के बारे में, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस है ना। उसमें एक मेन टॉपिक होता है स्ट्रोक। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रोक के बारे में। अ मेडिकल इमरजेंसी वेयर ब्लड फ्लो टू द पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ इंटरप्टेड। स्ट्रोक क्या है? एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है किसी भी पार्ट, ब्रेन का कोई भी पार्ट में, वो इंटरप्ट हो जाता है और रिड्यूसेस कोजिंग ब्रेन टिश्यू टू डाई, और या फिर इंटरप्ट हो जाता है, कम हो जाता है। उससे क्या होता है, अगर ब्रेन टिश्यू में या ब्रेन के किसी पार्ट में ब्लड ना पहुँचे तो वो ब्रेन टिश्यू डेड हो जाएगा, है ना। उसको बोलते हैं इन्फेक्शन, मतलब ब्लड सप्लाई की ना होने की वजह से जो चीज़ मर जाए, डेड हो जाए। तो ये हो गया स्ट्रोक। की फीचर: न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स लास्ट लॉन्गर देन 24 आवर्स। अगर 24 आवर्स से ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो हम उसको कंसिडर्ड करते हैं एज अ स्ट्रोक, और रिजल्ट इन परमानेंट डैमेज और डेथ, या फिर परमानेंट या फिर डेथ हो जाए इसकी वजह से कि ब्लड सप्लाई में कोई इंटरप्शन आया है, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रोक। अब एक टर्म आती है TIA, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक, often called a mini stroke. A TIA is a temporary blockage of blood flow to the brain. तो TIA को क्या बोलते हैं हम? मिनी स्ट्रोक भी बोलते हैं। और क्या होता है, एक टेम्परेरी ब्लॉकेज होता है ब्लड फ्लो का टू द ब्रेन, ठीक है। वो तो उसमें था कि या फिर परमानेंट डैमेज हो रहा है, डेथ हो रहा है, या फिर 24 आवर्स से ज़्यादा हमें सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं न्यूरोलॉजिकल, तो हम इसको स्ट्रोक बोलते थे। बट ये जो टेम्परेरी होता है उसको बोलते हैं हम ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। की फीचर: सिम्टम्स आर आइडेंटिकल टू अ स्ट्रोक। स्ट्रोक जैसे सिम्टम होते हैं बट रिजॉल्व कम्प्लीटली, यूजुअली विद इन 1 to 60 minutes विदाउट कॉजिंग परमानेंट ब्रेन इन्फेक्शन ऑन एन MRI। MRI में कोई भी परमानेंट ब्रेन इन्फेक्शन नहीं दिखता, मतलब रिवर्सिबल होता है और खुद से सोल्व हो जाता है। सिग्निफिकेंस: अ TIA इज़ अ मेजर वार्निंग साइन। जो TIA होता है, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक, वो एक मेजर वार्निंग साइन होता है। अप टू 15 to 20% ऑफ पेशेंट्स एक्सपीरियंसेस अ डिसेबलिंग स्ट्रोक विद इन 3 months ऑफ अ TIA। TIA के बाद 15 से 20% पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलता है डिसेबलिंग स्ट्रोक, मेकिंग अर्जेंट मेडिकल इवेल्युएशन क्रिटिकल। मतलब कि TIA आए ना, तो उसमें मतलब ऐसा होता है कि 3 महीने, अगर किसी पेशेंट को TIA आया है तो आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर उनको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, स्ट्रोक जैसे सिम्टम्स। तो ये इसकी वजह से इसको हम ये कहते हैं कि TIA एक बहुत एमरजेंसी, मेडिकल एमरजेंसी है, उसको रिजोल्व करना, सॉल्यूशन उसका होना चाहिए। RIA, रिवर्सिबल इस्चेमिक अटैक, ऑल्सो नोन एज RIND, रिवर्सिबल इस्चेमिक न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। इट फॉल्स इन द ग्रेसी एरिया बिटवीन अ TIA एंड अ कंप्लीटेड स्ट्रोक। ये जो रिवर्सिबल इस्चेमिक अटैक है, ये किसके बीच में लाई करता है? ग्रे एरिया, मतलब ग्रे एरिया का मतलब ये है कि ये TIA और कंप्लीट स्ट्रोक के बीच में था। TIA क्या था? लेस देन 24 आवर, और स्ट्रोक मोर देन 24 आवर तक कोई भी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो इसका की फीचर क्या है? सिम्टम्स लास्ट लॉन्गर देन 24 आवर्स बट फुली रिजॉल्व विद इन अ फ्यू डेज। ये इस मतलब खुद रिजॉल्व हो जाएंगे और लास्ट लॉन्गर मोर देन 24 आवर्स इसके सिम्टम्स रहेंगे। टिपिकली अप टू 7 days विदाउट लीविंग परमानेंट सीवियर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स। टिपिकली 7 दिन तक रहते हैं बट कोई भी परमानेंट सीवियर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं छोड़ते, जैसे कि स्ट्रोक के अंदर छोड़ते हैं, ठीक है। तो हमने 3 टर्म पढ़ी। पहला स्ट्रोक पढ़ा, दूसरा TIA पढ़ा, उसके बाद RIA पढ़ा, रिवर्सिबल इस्चेमिक अटैक। फिर एक टर्म आती है स्ट्रोक इन इवोल्यूशन, ऑल्सो नोन एज अ प्रोग्रेसिंग स्ट्रोक। दिस अकर्स व्हेन अ पेशेंट्स न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स प्रोग्रेसिवली वर्सन और न्यू डेफिसिट्स अपीयर।
कि इसमें ये है कि स्ट्रोक इन इवोल्यूशन क्या होता है, इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिंग स्ट्रोक, कि जिसमें पेशेंट के न्यूरोलॉजिकल सिम्टम प्रोग्रेसिवली बढ़ते जाते हैं, बिगड़ते जाते हैं, वर्सन होते जाते हैं और न्यू डेफिसिट अपीयर और ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट अपीयर होने लगती है, कि दिक्कतें बढ़ रही है धीरे धीरे ओवर द इनिशियल आवर्स और डेज ऑफ द स्ट्रोक, कि जब भी स्ट्रोक आया उसके बाद पहले कम थी दिक्कत, फिर उसके बाद और ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स हो गया, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक इन एवोल्यूशन। कोज, इसके कोज क्या है, इट इज़ अ टिपिकली कोज्ड बाय ऑनगोइंग इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो, कि ऑनगोइंग एडिक्वेट, कि जो उसका स्ट्रोक जिस वजह से आया था उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, कोई एक मतलब उसको मतलब ट्रीट नहीं किया गया और उसकी मतलब ब्लड सप्लाई अभी भी बहुत कम है, तो वहाँ पे और ज़्यादा फिर दिक्कत बढ़ती चली जाएगी। इनसफिशिएंट कोलेटरल सर्कुलेशन, थ्रोम्बस की वजह से हो सकता है, और स्वेलिंग इडीमा ऑफ द डैमेज्ड ब्रेन टिश्यू, जो भी ब्रेन टिश्यू हुआ था उसमें फिर कोई स्वेलिंग इडीमा है, उसकी वजह से और ज़्यादा हमें न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट देखने को मिल सकती हैं, है ना। प्रोग्रेसिंग स्ट्रोक बोलते हैं इसको, किसको, स्ट्रोक इन इवोल्यूशन को। अब इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं। इट रिक्वायर्स इमीडिएट मेडिकल इंटरवेंशन, इसमें भी इमीडिएट मेडिकल इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होता है टू रिस्टोर ब्लड फ्लो, ताकि ब्लड फ्लो रिस्टोर हो सके और ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट से बचाया जा सके। एंड सैल्वेज द पेनेरो and salvage the penumbra, the threatened and salvage the penumbra, ये क्या होता है, द थ्रेटेंड बट स्टिल लिविंग ब्रेन टिश्यू, मतलब कि बिल्कुल थ्रेटेंड है कि ख़त्म होने वाला है बट उसके बाद भी जी रहा है लिविंग टिश्यू, ब्रेन टिश्यू, तो उसको बचाने के लिए, ऐसे सिचुएशन से बचाने के लिए हमको मेडिकल इंटरवेंशन इमीडिएटली रिक्वायर होता है। फिर आता है लैक्यूनर इन्फार्क्ट, स्मॉल डीप स्ट्रोक्स, ये क्या होता है लैक्यूनर इन्फार्क्ट्स, small deep strokes often 2 to 15 mm in size that occurs in the tiny penetrating arteries of the brain, जो बहुत छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं पेनिट्रेटिंग इन द ब्रेन्स, उसमें अगर कोई स्ट्रोक हो जाए उसको हम बोलते हैं लैक्यूनर इन्फार्क्ट्स। अंडरलाइंग कॉजेज यूजुअली द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग टर्म पुअरली मैनेज्ड हाई ब्लड प्रेशर, कि लॉन्ग टर्म पुअरली मैनेज्ड हाई बीपी है, एंड एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो सकता है। सिम्टम्स, बिकॉज दे आर स्मॉल दे माइट कोज नो ऑब्वियस सिम्टम्स, कि ज़्यादा कोई ऑब्वियस सिम्टम ये नहीं शो करेगा। ऑफन कॉल्ड साइलेंट स्ट्रोक, इसको हम साइलेंट स्ट्रोक भी बोलते हैं। However, if they affect certain pathways, they can lead to sudden isolated motor or sensory issues. बट ये क्या कहते हैं कि अफेक्ट कोई ऐसे पाथवेज को अफेक्ट कर दे, उससे क्या हो सकता है, कोई सडन आइसोलेटेड मोटर और सेंसरी इश्यूज़ हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि प्योर मोटर हेमीपैरेसिस देखने को मिल सकता है, डिसआर्थरिया देखने को मिल सकता है। फिर आता है हमारा एक टर्म मल्टी इन्फार्क्ट डिमेंशिया, अ कंडीशन वेयर द एक्युमुलेशन ऑफ मल्टीपल स्मॉल स्ट्रोक्स, कि इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि एक्युमुलेशन हो जाता है बहुत मल्टीपल स्मॉल छोटे छोटे स्ट्रोक्स का, ओवर टाइम इवेंचुअली कॉजेज इनफ ब्रेन डैमेज टू रिजल्ट, और समय के साथ साथ ये इतना ब्लड ब्रेन को डैमेज कर देते हैं जिससे क्या होता है डेमेंशिया देखने को मिलता है हमें पेशेंट के अंदर। सिम्टम्स ऑफन अपीयर सडनली आफ्टर अ स्ट्रोक, ये सिम्टम्स इसके एकदम से आने लगते हैं, एंड टेंड टू वर्सन विद ईच सब्सिक्वेंट स्ट्रोक, और जो भी स्ट्रोक देखने को मिलते हैं आते हैं छोटे छोटे स्ट्रोक,
तो हमें सिम्टम्स और ज़्यादा वर्सन होते चले जाते हैं। कोग्निटिव कन्फ्यूज़न, सीवियर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, डिफ़िकल्टी फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन एंड ट्रबल मैनेजिंग फाइनेंसेस। तो ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं किसके अंदर, MID के अंदर, मल्टी इन्फार्क्ट डायमेंशिया के अंदर। ठीक है, और ये कोग्निटिव सिम्टम्स हो गए। अब देखते हैं हम फिजिकल एंड बिहेवियरल सिम्टम्स। रैपिड सफलिंग वॉकिंग स्टेप्स, लॉस ऑफ ब्लैडर एंड बोवल कंट्रोल, ब्लैडर बोवल कंट्रोल भी चला जाता है, एंड इनअप्रोप्रिएट इमोशनल रेस्पॉन्सेज, जैसे कि सडन लाफिंग और क्राइंग, एकदम से रोने लगेगा, एकदम से हंसने लगेगा। तो ये सब हमें देखने को मिलता है मल्टी इन्फार्क्ट डायमेंशिया के अंदर। फिर आते हैं हम टाइप्स ऑफ स्ट्रोक के। टाइप्स ऑफ स्ट्रोक में क्या है, द 4 प्राइमरी टाइप्स। स्ट्रोक के 4 प्राइमरी टाइप्स होते हैं, इस्चेमिक, हेमरेजिक, वीनस and associated infarcts are classified by whether they involve blockage or bleeding and कि और इसको हम क्या कहते हैं, क्लासीफाई किस बेसिस पे है कि वो ब्लॉकेज की वजह से हुआ है या फिर वहाँ पे कोई ब्लीडिंग हो गई है, एंड विच स्पेसिफिक वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स आर अफेक्टेड, और क्या वेस्कुलर स्ट्रक्चर अफेक्टेड हुआ है। तो सबसे पहले आता है हमारा इस्चेमिक स्ट्रोक। द मोस्ट कॉमन टाइप, ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है स्ट्रोक का, अकाउंटिंग फॉर अबाउट 87% ऑफ ऑल केसेस। मतलब कि इसमें 87% केसेस ऑफ स्ट्रोक में से नहीं, 100% स्ट्रोक के केसेस में 87% केसेस हमारे इस्चेमिक स्ट्रोक के पाए जाते हैं। It happens when an artery supplying blood to the brain becomes blocked। जो आर्टरी ब्रेन को सप्लाई कर रही है ब्लड, वो ब्लॉक हो जाती है। हेल्टिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट फ्लो, और वहाँ पे हेल्थ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट फ्लो की मतलब अफेक्ट हो जाता है, मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पे सप्लाई नहीं हो पाती है क्योंकि ब्लड नहीं पहुँच रहा। थ्रोम्बोटिक caused by blood clot thrombus that forms directly inside an आर्टरी लीडिंग टू द ब्रेन। जो भी ब्रेन तक आर्टरी जा रही है उसके अंदर कोई भी थ्रोम्बस बन जाए, उसकी वजह से हो सकता है। एम्बोलिक caused by a clot or plaque debris that forms elsewhere in the body, कि वो बॉडी में कहीं और बना है, such as the heart and travels through the blood stream and lodge in the brain, और ब्रेन में जा चला जाता है। एम्बोलिज्म, कोई भी हमारा एम्बोलिक, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। उसके बाद सेकंड आता है हमारा हेमरेजिक स्ट्रोक। दीज स्ट्रोक्स अकर व्हेन अ वीकेंड ब्लड वेसल रप्चर, कोई भी ब्लड वेसल जो कोई कमज़ोर हो गई है, उसकी वॉल कमज़ोर हो गई है या एन्यूरिज्म है ना, अगर वो रप्चर हो जाए उसको हम बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। कॉजिंग ब्लड टू स्पिल इनटू और अराउंड द ब्रेन, दे अकाउंट फॉर रफली approximately 13% of cases but are typically more severe। ये हमारे इस्चेमिक स्ट्रोक से ज़्यादा सीवियर होता है कि कोई ब्लीडिंग हो गई, हेमरेजिक स्ट्रोक ब्रेन के अंदर, बट ये होता बहुत कम है, मतलब ऐसे 13% के अराउंड ऑल ऑफ केसेस में, स्ट्रोक के केसेस में। ठीक है, और होता कैसे है कि कोई भी हमारी ब्लड वेसल है, आर्टरी है, अगर उसकी कोई वॉल में कुछ डैमेज हो जाए, रप्चर हो जाए या ब्लीडिंग हो जाए, उसकी वजह से हो सकता है हमें हेमरेजिक स्ट्रोक। इंट्रासेरिब्रल हेमरेज, ब्लीडिंग अकर डायरेक्टली विद इन द ब्रेन टिश्यूज़, कि कोई ब्रेन टिश्यूज़ में डायरेक्टली ब्लीडिंग होती है, उसमें आ जाएगा। सर्बार्कनॉइड हेमरेज, ब्लीडिंग अकर्स इन द एरिया बिटवीन द ब्रेन एंड द स्कल, कि जो ब्रेन और स्कल के बीच में एरिया है ना, उसको हम बोलते हैं सबार्कनॉइड स्पेस। तो अगर उसमें कोई हेमरेज हो जाए और उसकी वजह से कोई प्रेशर पड़े तो उसको हम बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। नेक्स्ट आता हमारा वीनस इन्फार्क्ट्स। सेरिब्रल वीनस थ्रोम्बोसिस, इसको हम CVT भी बोलते हैं, मच रेयर देन अदर टाइप्स,
ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है दूसरे टाइप से। मैकेनिज्म कैसे होता है ये वाला स्ट्रोक? अकर्स व्हेन अ ब्लड क्लॉट फॉर्म्स इन द ड्यूरल वीनस साइनस में कोई ब्लड फ्लो क्लॉट हो जाए या सेरिब्रल वेन्स के अंदर, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्रेनिंग ब्लड अवे फ्रॉम द बॉडी। ये सब मतलब कि सेरिब्रल वेन्स या फिर ड्यूरल वीनस साइनस क्या करता है कि ब्लड जो वहाँ से आ रहा है ना उसको लेकर आता है ब्रेन से, वेन्स का काम करते हैं ये। तो अगर उसके अंदर कोई ब्लड क्लॉट हो जाए तो वहाँ पे क्या करेगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्लड तो नीचे नहीं आ पाएगा ना, अगर क्लॉट बन जाएगा ब्लॉक हो जाएगा। उससे क्या होगा, रिजल्ट ब्लॉकेज कॉजेज ब्लड टू बैक अप, ठीक है, इंक्रीजिंग प्रेशर एंड कॉजिंग ब्रेन टिश्यू स्वेलिंग। वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा और ब्रेन के अंदर स्वेलिंग होगी। दिस बैकअप ऑफ ब्लड ऑफन लीड टू अ हेमरेजिक वीनस इन्फार्क्ट। अब रिस्क फैक्टर एंड कॉजेज ऑफ स्ट्रोक ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो में हमने टाइप्स पढ़े और स्ट्रोक पढ़ा, और भी TIA ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक पढ़ा, RIA रिवर्सिबल इस्चेमिक अटैक पढ़ा, है ना। तो ये आज की इस वीडियो में इतना ही, आगे हम इसको और कंटिन्यू करेंगे। ये स्ट्रोक का फर्स्ट पार्ट था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लो, पार्ट 2 के लिए भी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।